ये गांव के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, कॉलोनी के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। नीयत में खोट है। ये चाहते नहीं कि कॉलोनी के लोगों का भला हो। दिल्ली के गांव का हाल इतना बुरा हाल है, उड़ीसा के कालाहांडी से भी ज्यादा वर्स्ट है। आज ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। निश्चित तौर पर दोयम दर्जे की जिंदगी दिल्ली का किसान जी रहा है। इंदिरा गांधी के समय से एक योजना ऑलरेडी है सरकार की, उसी योजना के तहत जैसा है जैसे के आधार पे कॉलोनी पास की जाए, उसके अंदर कोई लेआउट और बाउंड्री वगैरह सारी सब कुछ हर कॉलोनी की दी हुई है। हरियाणा के अंदर 1 एकड़ बेचोगे तो उसके दिल्ली के अंदर 6 एकड़ जमीन आ जाएगी। तो सर्कल रेट बढ़ाने चाहिए। इस ग्राम पंचायत की जमीनें पड़ी थी, उन जमीनों के ऊपर दिल्ली सरकार कब्जा करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंद्रप्रस्थ न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है दिल्ली देहात के हिरणकूदना गांव निवासी डॉक्टर नरेश कुमार, जो केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि दिल्ली देहात की बुलंद आवाज माने जाते हैं। वह ऐसे परिवार से आते हैं जो करीब 100 वर्षों से ग्रामीण समाज और दिल्ली देहात के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। कांग्रेस से जुड़े डॉक्टर नरेश कुमार मुंडका विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान राजनीति से आगे बढ़कर गांवों, किसानों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता की है। दिल्ली देहात के गांवों की जमीन, विकास, मूलभूत सुविधाएं और उनसे जुड़ी कॉलोनियों की समस्याओं को लेकर वह लगातार सक्रिय रहते हैं। जनहित के सवाल पर वह किसी भी सरकार के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। यही वजह है कि विरोधी दलों के नेता भी उनके जुझारू स्वभाव के कायल हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर नरेश कुमार से गांव और अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े मुद्दों पर हुई खास बातचीत के प्रमुख अंश। दिल्ली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अंतर क्या है? निश्चित तौर पर गांव और शहर के बीच में जो खाई है वो कम होनी चाहिए थी, जो बढ़ती जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा, पहले तो केजरीवाल जी ने गांव के लोगों की अनदेखी की और साथ में अब बीजेपी भी उसी तरज पे चल रही है। इनको कम करना चाहिए, इसको ना कि इसको बढ़ाना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं कि गांव और शहर जब दोनों एक होंगे, जब दिल्ली बनती है, शहर को अलग और गांव को अलग नहीं देखा जा सकता। 1511 कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये गांव के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, कॉलोनी के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये 1511 कॉलोनियां पास करने की बात नहीं हो रही, प्लॉट पास करने की बात हो रही है, जैसा है जैसे के आधार पे। हमारा कहना यह है कि जब 1977 में इंदिरा गांधी के समय ये योजना चली थी, जो 1991 तक लागू रही, जिसके अंदर 567 कॉलोनी पास हुई कि जैसा है जैसे के आधार पे कॉलोनी पास हो, और ये कह रहे हैं प्लॉट पास करेंगे हम जैसा है जैसे के आधार पे, उस पे भी हम उसका वो लेंगे, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह लेके करेंगे प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत, जो कि टोटली फेल हो चुकी योजना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी नीयत में खोट है। ये चाहते नहीं कि कॉलोनी के लोगों का भला हो। कॉलोनी के लोगों का भला हो सकता है उसी योजना के तहत, जो कांग्रेस पार्टी के तहत इंदिरा गांधी के समय से एक योजना ऑलरेडी है सरकार की, उसी योजना के तहत जैसा है जैसे के आधार पे कॉलोनी पास की जाए, उसके अंदर कोई लेआउट और बाउंड्री वगैरह सारी सब कुछ हर कॉलोनी की दी हुई है। 2008 में जो शीला दीक्षित जी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे, उस टाइम हर कॉलोनी के आरडब्ल्यूए से नक्शा मांगा था, नक्शे ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसमें कुछ नहीं करना। एक कलम से कॉलोनियों को जैसा है जैसे के आधार पे रेगुलराइज करने का योजना जो है उसी को एक्सटेंड करते हुए किया जाए, ना कि प्लॉटों को आप रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। क्या सर्किल रेट बढ़ाना और लैंड पूलिंग नीति लागू करना समय की मांग है? 2008 में सर्कल रेट बढ़े थे, शीला दीक्षित जी ने बढ़ाया था 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके अंदर 2 कैटेगरी थी, एक एग्रीकल्चर लैंड थी, एक रिवर बड लैंड थी, जो यमुना के किनारे की है, उनका 17 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया था। और उसके अंदर प्रोविजन था हर 5 साल में ये सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। 2013 में ये सर्कल रेट बढ़ने थे, पर चुनाव होने की वजह से नहीं बढ़ पाए। उसके बाद केजरीवाल की सरकार आ गई, उसके बाद आज तक सर्कल रेट बढ़े ही नहीं। उसकी वजह से गांव के लोगों को इतना भारी नुकसान हो रहा है, उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। पहले हम दिल्ली का 1 एकड़ जमीन बेचते थे तो हम हरियाणा में 6 एकड़ जमीन लेते थे, 12 एकड़ हम राजस्थान में लेते थे, 18 एकड़ हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लेते थे। आज उल्टा हो रहा है,
आज हरियाणा के अंदर 1 एकड़ बेचोगे तो उसके दिल्ली के अंदर 6 एकड़ जमीन आ जाएगी। तो सर्कल रेट बढ़ाने चाहिए। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के यहां भी ज्ञापन दिया है, एलजी के यहां भी दिया है, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी जाके मैं मिला हूं। परंतु बीजेपी की सरकार जब आई है उसने सिर्फ इतना किया है, कमेटी बना दी है, उसके बाद 7-8 महीने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब इनकी नीयत में खोट है। और जहां तक रही लैंड पूलिंग की बात, लैंड पूलिंग किसानों की सहमति से तत्काल लागू होनी चाहिए। ये व्यापारियों की सहमति से नहीं, किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग योजना तत्काल लागू होनी चाहिए। जब दिल्ली बढ़ते बढ़ते जाके आपका पहुंच गया है भिवाड़ी तक, जाके पहुंच गया ग्रेटर नोएडा तक, और दिल्ली देहात की जो जमीनें हैं उनके जो लैंड पूलिंग योजना है जिसके तहत दिल्ली बसनी है, उसके ऊपर अनदेखी सरकार कर रही है। क्या दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं? आज दिल्ली के अंदर 364-65 गांव होते थे, आज वो शहरीकृत होते होते करीब 49 गांव आज भी हैं जो एग्रीकल्चर स्टेटस उनका है, जो बाउंड्री पेरिफेरल बाउंड्रियों से लगते हैं, दूसरे राज्यों के हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोगों को मूलभूत बुनियादी सुविधाएं न के बराबर है। जो शहरीकृत हो चुके उनकी भी, जो एग्रीकल्चर हैं उनकी भी, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक कॉलोनी बसाई जाती है तो उसके अंदर यह तय किया जाता है मंदिर कहां पे होगा, पार्क कहां पे होगा, जिम्नेजियम कहां पे होगा, हॉस्पिटल कहां होगा, स्कूल कहां पे होगा, कॉलेज कहां होगा, लाइब्रेरी कहां होगा। उसी तरीके से हर गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत की जमीनें पड़ी थी, उन जमीनों के ऊपर दिल्ली सरकार कब्जा करने जा रही है। पहले डीडीए ने उसके ऊपर घात लगाई, उसके बाद केजरीवाल आया तो उसने वो अपने अंतर्गत ले ली। वो गांव के लोगों के अनुसार वो मूलभूत सुविधाएं उस जमीन पे होनी चाहिए। आज दिल्ली के गांव का हाल इतना बुरा हाल है, उड़ीसा के कालाहांडी से भी ज्यादा वर्स्ट है। आज ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। ये मूलभूत सुविधाएं तब मिलेगी जब गांव को फोकस करके किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित ने यह कदम उठाया था, ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया था 2007-8 में। उसके बाद इन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया, केजरीवाल ने तो खत्म ही कर दिया था। और ये बीजेपी की सरकार का भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से और गांवों की जो जमीन बची है उसके ऊपर मूलभूत सुविधाएं देके हम गांव के लोगों को आगे ला सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के पीछे मुख्य वजह क्या है? सरकार के पास नीयत की कमी है। जहां तक पैसे की कमी है तो हर गांव का जो पैसा है वो ऑलरेडी बहुत जमा है सरकार के पास। कारण क्या है, जो ग्राम सभा की जमीनें वगैरह एक्वायर होती हैं जिस भी गांव की, वो पैसा उस गांव के मद में ही जमा होता है। होना ये चाहिए कि उस पैसे से वहां पर डेवलपमेंट हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां पे मुहैया कराई जाएं। कोई स्कूल है, कॉलेज है, डिस्पेंसरी है, पार्क है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजें वहां पर करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल वीडियो के माध्यम से नली गली खड़ंजे में लगा के या चुपाड़ वगैरह की रिपेयर करने में लगा रहे हैं। उससे उसका गांव के लोगों का भला होने वाला नहीं है। गांव के लोगों का भला तब होगा जब उन गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। देहात में शहर जैसे नियम और टैक्स लागू करना कितना उचित है? ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है। जो दिल्ली के गांव को लालडोरा स्टेटस देके 1908 के अंदर अंग्रेजों ने एक सुविधा दी थी कि गांव के लालडोरे के अंतर्गत कोई भी एमसीडी का बाईलॉज या कोई भी हाउस टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा। आज धीरे धीरे शहर की तरफ से उन गांवों के अंदर भी टैक्सेज वगैरह लगाने का प्रावधान इन्होंने कर दिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नहीं लगना चाहिए। गांव के लालडोरे के अंतर्गत या एक्सटेंडेड लालडोरे के अंतर्गत जो आबादी है, उस आबादी को इम्यून करते हुए सरकार ने छोड़ा था। उसके पास किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं थी। आज एमसीडी के बाईलॉज, हाउस टैक्स, फलाना धकड़ा, ये करने की, कॉमर्शियल टैक्स, ये बिल्कुल नहीं लागू होने चाहिए। कॉलोनी वासियों से टैक्स वसूली को क्या न्यायसंगत माना जा सकता है? देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट करके कुछ कीजिए। आपने इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं है।
और उसके बाद टैक्सेस लगा रहे हैं, ये गलत है। आप पहले इनको रेगुलराइज कर दीजिए। आप सबसे पहले इन 1511 कॉलोनियों को रेगुलराइज करिए, रेगुलराइज करके एक कलम से बगैर कोई शुल्क लिए, और उसके बाद आप जिस तरीके से शहर के अन्य कॉलोनियों के साथ जो आपका पैरामीटर है वो पैरामीटर लगाइए। आप डेवलपमेंट कुछ कर नहीं रहे और ऊपर टैक्स लगा रहे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या दिल्ली में कृषि को औपचारिक पहचान और संरक्षण मिलना चाहिए? दिल्ली के अंदर सबसे पहली बात तो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि किसान भी हैं। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से 197 गांवों में खेती होती है। 8-10 विधानसभाएं हैं जिसके अंदर 30-30, 25-25 गांव हैं। जैसे मेरे मुंडका गांव में 21 गांव हैं, नरेला में 31 गांव हैं। नरेला है, बवाना है, मुंडका है, मटियाला है, नजफगढ़ है, बिजवासन है, इन सारे गांवों में खेती हो रही किसानों में। तो ये दिल्ली के किसानों के साथ एक बेईमानी हो रही है। और दूसरी बात, मैंने अभी दिल्ली के एलजी को लिखा है कि दिल्ली के अंदर किसानी का दर्जा बहाल किया जाए, सस्ते बीज दिए जाएं, सस्ते खाद उनको दिए जाएं। आज हरियाणा से लोग खाद लेके आते हैं, दिल्ली के अंदर खाद ही नहीं मिलता है। एमएसपी के ऊपर सरसों बिकनी चाहिए, बाजरा बिकना चाहिए एमएसपी पे। मंडियों में नरेला मंडी है, अनाज मंडी, आपका नजफगढ़ अनाज मंडी है, अनाज ही नहीं बिक रहा एमएसपी पे। इस तरीके से दिल्ली के किसानों को फोकस करके योजना बननी चाहिए। आज दिल्ली के किसानों की फसलें उजड़ गई ओलावृष्टि बेमौसम बारिश की वजह से। हमने मांग की थी 50,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। किसान के ये रेखा सरकार मानने को ही तैयार नहीं कि दिल्ली के अंदर किसान है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।